हेलो एंड वेलकम बैक। हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के इस सेक्शन में आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे बात करें आप वनडे एग्ज़ाम्स, स्टेट पीएससीज, फ्रिक्वेंटली और रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में इस पोर्शन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। One another point of discussion here is it was the time period from 1757 to 1947, during which different governor generals, viceroys reigned over India under British government और ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो कार्यकाल रहा, इस दौरान क्या चेंजेस हुए, किस गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के कार्यकाल में क्या सुधार किए गए, इससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्रोनोलॉजी, कई बार क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है कि किस वाइसरॉय के शासनकाल में क्या मूवमेंट हुआ। ये जो सेगमेंट है, ये इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही क्रुशियल और इम्पोर्टेंट सेगमेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं लगभग लॉर्ड एलनबरो तक 1842 से 44 तक टाइम पीरियड का डिस्कस करूँगा, जिसमें शुरुआत गवर्नर जनरल से होगी, फिर वाइसरॉय से, और उसके बाद हम 1842-44 के बाद लॉर्ड डलहौजी की जो लैप्स की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके आगे हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बात की जाए 1757 की, बार बार रिपीटेडली मैं हर लेक्चर में ये डिस्कस करता हूँ, क्योंकि 1757 से दो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का वास्तविक शुरुआत मानी जाती है, जब 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर की बात की जाए, इस वक्त 1765 से जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स कंपनीज को मिले, तो इन क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए कंपनी ने समय समय पर गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉय तैनात किए। सबसे पहले ये जो पोस्ट थी, ये गवर्नर की थी, जो 1757 से लेकर 1773 तक रही। 1773 के बाद ये गवर्नर जनरल की पोस्ट हुई, और उसके बाद 1858 में जैसे ही ब्रिटिशर्स ने 1857 के विद्रोह में सफलता हासिल की, तो इस पोस्ट को वाइसरॉय परिवर्तित कर दिया गया। गवर्नर जनरल में अगर सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स से मैं शुरुआत करूंगा। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल रहा 1773 से 1785 तक। कंपनी के कार्य को रेगुलेट करने के लिए, मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया कि कंपनी के कार्य को रेगुलेट करने के लिए एक मुख्य पोस्ट थी, वो गवर्नर जनरल की थी। इसमें गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1773 से 1785 तक रहा। इनके कार्यकाल में सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाए, तो इसमें कंपनी के कार्य को रेगुलेट करना कि किस तरह से दीवानी राइट्स, राजस्व वसूली कैसे होगी, कितना शेयर होगा, इस तरह के जो कानून बनाए गए, ये रेगुलेटिंग एक्ट में बनाए गए। इसके बाद 1781 का अधिनियम बना, और उसके बाद 1774 में रोहिला युद्ध भी वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद 1775 से 82 के बीच प्रथम मराठा युद्ध हुआ, जो सालबाई की संधि से समाप्त हुआ, और 1780-84 के बीच द्वितीय मैसूर युद्ध भी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में लड़ा गया। बात की जाए 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना की गई,
और कलकत्ता में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई और कलकत्ता बंगाल की राजधानी भी इसी के कार्यकाल में बना। इम्पोर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे ब्रिटिशर्स के और ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट ली और 1773 से लेकर के 1785 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद बात आती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इनका टाइम पीरियड रहा 1786 से 1793 के बीच। इनके कार्यकाल की जो मुख्य घटनाएं थी, इसमें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 और 92 के बीच लड़ा गया और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में हुई, इसके तहत ये समाप्त हुआ। इन्होंने ही कॉर्नवालिस कोर्ट 1793 शुरू किया और इन्होंने न्यायिक और राजस्व प्रशासन में सुधार के लिए प्रयास किए। अगेन इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस कोड 1793। बंगाल स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जो बंगाल की बात की हमने भी लास्ट में, जो मेरा पिछले से पिछला लेक्चर था इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भू राजस्व की जो प्रणालियाँ चलाई गई, इसमें सर्वप्रथम जो भू राजस्व नीति की शुरुआत की गई थी, ये परमानेंट सेटलमेंट जो 10 साल के लिए था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में 1793 में स्टार्ट हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, इसमें जो एरिया था लगभग 19% क्षेत्र इसमें कवर किया गया। जो दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसमें लगभग 51% एरिया था और तीसरा जो था महलवाड़ी, उसमें लगभग 31% एरिया था। ये जो कंप्लीट डिस्कशन हमने जो अपने पिछले लेक्चर में कर दिया है कि जो परमानेंट सेटलमेंट था ये बंगाल का, असम एट्सेट्रा एरिया था। बात की जाए रैयतवाड़ी की, ये जो दक्षिण भारत का हिस्सा था, और बात की जाए महलवाड़ी की, ये जो उत्तरी प्रांत और हमारा जो पंजाब का एरिया था यहाँ पर चलाए गए। इसमें ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी और 1805 में गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद जो गवर्नर जनरल के रूप में आए वो थे सर जॉन शोर 1793 टू 98। इन्हीं के कार्यकाल में 1793 का चार्टर अधिनियम और इन्हीं के काल में निज़ाम और मराठा के बीच खरदा का युद्ध हुआ 1795 में। खरदा का युद्ध यहाँ पर मैंने इसलिए ऐड किया है, कई बार मैच द फॉलोइंग में कुछ ऐसे बैटल्स का डिस्कस किया जाता है कि क्रोनोलॉजी में, तो यहाँ फिर हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई। तो ऐसे में बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हुई हैं उसका भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। तो निज़ाम और मराठा के बीच खरदा का युद्ध 1795 और इलाहाबाद का कंपनी साम्राज्य में विलय कर दिया गया सर जॉन शोर के कार्यकाल में। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड वेल्जली 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल का जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य था सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडियरी सिस्टम 1798। अगेन इम्पॉर्टेंट, इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिस्कशन करना चाहूँगा कि सहायक संधि का एक सिंपल सा मीनिंग है कि जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने स्थानीय राजाओं के साथ एक संधि कर ली गई जिसमें कुछ एक शर्तें इम्पॉर्टेंट थी। एक तो जो भारतीय राजा थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्हें एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना जरूरी था। फॉरेन रिलेशन अगर उन्हें बनाने होंगे तो वो भी ब्रिटिशर्स की प्रायर परमिशन से बनाने होंगे। सेना का प्रयोग करना हो या निरंतरता की संधि किसी के साथ भी करनी, तो ऐसे में यहाँ पर इन्हें ब्रिटिशर्स का सहायता, ब्रिटिशर्स की प्रायर परमिशन लेना जरूरी था। तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो प्रथम थे जिन्होंने सहायक संधि प्रणाली को अडॉप्ट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सिडरी सिस्टम, सहायक संधि प्रणाली 1798। चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर 1799 भी वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार और इनकी मृत्यु हुई। द्वितीय मराठा युद्ध 1803-1805 इसी कार्यकाल में हुआ। इसके बाद तंजौर 1799, सूरत 1800, कर्नाटक 1801। ये जो तंजौर 1799, सूरत 1800 और कर्नाटक 1801
का जो प्रशासन है वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले लिया। और बसीन की संधि 1802 में भी लॉर्ड वेल्लेस्ली के कार्यकाल में हुई। नेक्स्ट, सर जॉर्ज बार्लो 1805-7, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। और विल्लोर सिपाही विद्रोह 1806 इनके कार्यकाल में हुआ। सिपाही विद्रोह की अगर बात की जाए तो इस जो मॉडर्न इरा में दो ही सिपाही विद्रोह माने जाते हैं। एक ये वेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में, और दूसरा हमारा 1857 का जो बैटल हुआ था। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 टू 1813। इसी समय 1809 में रणजीत सिंह जी से मित्रता की संधि की गई थी 1809 में। ये अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 1809 में दो संधियाँ हुई है, यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक जो 1809 में एक संधि हुई थी वो रणजीत सिंह जी और संसार चंद जी के बीच में हुई थी, वो थी ज्वालामुखी की संधि। लेकिन ये जो 1809 में अमृतसर की संधि हुई, ये रणजीत सिंह जी और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। नेक्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल रहा 1813 से 1823 तक। इसी काल में अंग्रेज़ नेपाल युद्ध 1814-16, जिसमें नेपाल गोरखों की हार हुई। अमर सिंह थापा जो चीफ कमांडर थे उनकी इसमें हार हुई। और सिंगौली की संधि इम्पोर्टेंट 1816 में सिंगौली की संधि हुई, जिसमें काली नदी को बाउंड्री माना गया। अगर आज मैं डिस्कस करूँगा, ये जो काली नदी में बाउंड्री सेटलमेंट है, ये अभी भी डिस्प्यूट का कारण बना है इंडिया नेपाल रिलेशन में। जो नेपाल मानता है वो अपनी बाउंड्री काली नदी के आसपास मानता है, क्योंकि काली नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ से दो स्ट्रीम्स बहती है और आगे आकर मिलती है। तो जो दोनों स्ट्रीम्स आती है शुरू से, नेपाल उन दोनों स्ट्रीम्स को अपना हिस्सा मानता है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें काली नदी का जो बिल्कुल जो एक सिरा है वहाँ से लेकर के ही भारतवर्ष की बाउंड्री मानी जाती है। तो यही जो है बोन ऑफ कंटेंशन है इंडो नेपाल बॉर्डर में। नेक्स्ट, तृतीय मराठा युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ 1817-1819। पिंडारियों का दमन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया गया। ये 1817-18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। और इसी के कार्यकाल में मद्रास के जो गवर्नर थे थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में चलाया गया। ये क्वेश्चंस भी बार बार पूछे गए कि रैयत बंदोबस्त किसके द्वारा चलाया गया, कब चलाया गया। तो इस वक्त मद्रास के जो गवर्नर थे थॉमस मुनरो थे, इन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में चलाया। इसके बाद बात आती है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में प्रथम बर्मा युद्ध और भरतपुर का अधिग्रहण इन्हीं के कार्यकाल में किया गया। फिर बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका जो कार्यकाल रहा 1828 से लेकर 1835 तक रहा। इनके कार्यकाल का जो सबसे प्रमुख कार्य था सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सती प्रथा पर जब रोक लगाएगी, ये हमने जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है इसमें हमने डिस्कस किया था कि राजा राममोहन रॉय जी के अथक प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई। राजा राममोहन रॉय जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, इन्होंने मिलकर लॉर्ड विलियम बेंटिक से सती प्रथा के पर रोक लगाने के लिए 1827 में कानून भी बनाया। इसके बाद ठगी पर रोक 1830 में। 1833 का चार्टर एक्ट भी इन्हीं के काल में आया। 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी इनके कार्यकाल में लाए गए और अंग्रेजी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माना गया। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड मैकॉले के जो मैकॉले मिनट्स की बात करूंगा मैं, तो जो शिक्षा संबंधित जो भी नियम बने इसमें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। इसी समय राजा रणजीत सिंह जी के साथ निरंतरता की संधि की गई और भ्रमणकारी न्यायालय की समाप्ति कर दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद बात आती है लॉर्ड मेटकॉफ
अगेन इम्पॉर्टेंट है ये। लॉर्ड मेटकॉफ जो 1835-36 में गवर्नर जनरल बने, इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, ये चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड ये 1836 से लेकर 42 तक रहे। इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध, एंग्लो अफगान युद्ध हुआ और रणजीत सिंह जी की मौत भी इन्हीं के कार्यकाल में 1838 में हो गई। और लास्ट है हमारे पास लॉर्ड एलनबरो। इनके कार्यकाल में, इनका कार्यकाल रहा 1842 से 1844 तक और इन्हीं के कार्यकाल में 1843 में सिंध विजय कर दी गई और ग्वालियर युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में लड़ा गया। तो ये था आज जो गवर्नर जनरल की मैंने डिस्कशन किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने कम से गवर्नर जनरल यहाँ पर डिस्कस किए, क्योंकि अगर ये पूरे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय एकदम कवर किए जाएंगे तो ऐसे में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि इतने कंटिन्यूसली याद रखना मुश्किल है। तो बार बार एक दो बार पढ़ करके फिर ये एक पिक्चर सी बनेगी, क्रोनोलॉजी तभी बन पाएगी। और अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करूँगा 1844 के बाद जो भी गवर्नर जनरल आए और उनके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य हुए, कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे, इसका मैं डिस्कस करूँगा। आई होप आप सबको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।